हेलो बच्चों, आप सभी के लिए जियोग्राफी का निचोड़ इस वीडियो में दिया गया है। इसमें वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें चांद क्यों दिखाई देता है। तो हमें कोई वस्तु में अपन को तभी दिखाई पड़ती है जब सूर्य का प्रकाश उस पर परावर्तित होकर पड़ता है। तो इसका आंसर होगा कि चांद या चंद्रमा हमें इसलिए दिखाई पड़ता है जब सूर्य का परावर्तित प्रकाश उस पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य क्या है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट ऐड कीजिएगा, ये आता रहता है एग्ज़ाम में कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी ने दिया था। और हाँ, एक और नोट कीजिएगा कि जो अपना सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था, ठीक है, उसको कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है। इसमें बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होना ग्रह और तारे में। ठीक है, तो सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस है। ठीक है, ग्रह का पूछे तो शुक्र लगाना, लेकिन सबसे अधिक चमकीला तारा अगर पूछे तो सीरियस लगाना। ठीक है, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 लगाना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्लूटो सौर परिवार का सदस्य नहीं है, इसको बौने ग्रह में डाल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, बुध सूर्य से मतलब जब सनराइज होता है उससे 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये सबसे छोटा ग्रह भी है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। उपग्रह वो होता है जो किसी ग्रह की परिक्रमा लगाता है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट करना कि इसमें बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा या संध्या तारा किसे कहते हैं। तो भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि यह क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसे हाँ एक और नोट कीजिएगा, इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे घनत्व हो गया, आकार हो गया, व्यास हो गया, वो कुछ शेप में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की भग्नी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन में ऐड नहीं कर पाई मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह पर आप एक नोट कर लीजिएगा कि जो मंगल ग्रह है इसी को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, और जैसे अपनी पृथ्वी झुकी हुई है ना अपने अक्ष पर, वैसे मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, और कोई भी ग्रह अगर किसी अक्ष पर झुका हुआ है तो ऑब्वियस है वहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होगा। तो मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए कई सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते हैं और उन लोगों ने पाया भी है कि मंगल पर जीवन है। ठीक है, और यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर भी पूरा लगाता है। ठीक है, और मंगल ग्रह का एक और नोट कीजिएगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, ठीक है, फोबोस और डीमोस। इन फ्यूचर कभी अगर मंगल पर जीवन हुआ, कभी आप लोग वहाँ गए रहे, तो आप लोग जैसे पृथ्वी से आपको चंद्रमा दिखाई पड़ता है, उसी तरह मंगल से आपको फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह मतलब दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पर पूर्णतः जीवन है, वो सिर्फ पृथ्वी है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, झुकी हुई है इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपना चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है। तो एग्जैक्ट पृथ्वी अपना चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना
कहीं पे अगर 24 घंटे दिया हो ऑप्शन में, फिर ऑप्शन में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड दिया हो, तो कंफ्यूज मतलब होना, एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पर क्लिक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड कुछ भी दिया है, तो आपको कंफ्यूज मत होना है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही टिक करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो जो चंद्रमा की सतह है, ठीक है, उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और इसमें कुछ नोट्स हैं, उसको भी आप पढ़ते हुए या नोट करते हुए जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित पर्वत जो सबसे उच्चतम है लिम्नेटिस पर्वत है। ठीक है, उस पर्वत को साइंटिस्ट ने क्या नाम रखा है? लिम्नेटिस पर्वत। ठीक है, इसके आने वाले एग्जामों में इस चंद्रमा पर काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि अपना चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की वजह से ये टॉपिक्स काफ़ी आई हैं, तो ऑब्वियस है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक को, चंद्रमा के टॉपिक को या चंद्रमा को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चंद्रमा, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करना, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, और मतलब जो अपन पृथ्वी है, अपन वो चंद्रमा को देख पाते हैं, वो अपन अब उसका 57% ही अपन देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए अपना जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो अपना मिशन गए हैं, वो इसी जो भाग अंधकार में है, जिस भाग को अपन देख नहीं सकते, उस पर रिसर्च करने के लिए हमारे 2 मिशन गए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है? तो ज्वार उठता है वो हमेशा सूर्य और चंद्रमा की जो शक्ति होती है उन्हीं की वजह से उठता है समुद्र में। तो वो ये कब उठता है? जब इनका रेशियो 11:5 मतलब 11:5 होता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पर चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं सुपरमून या पेरेजी फुल मून। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के बारे में अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एग्जाम में उल्टा ही पूछ सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्या है? क्षुद्र ग्रह। और ये ऐसा ही पूछ सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ या किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है। आप हर वीडियो को 2 या 3 बार देखें, और नहीं हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके पास अगर डेटा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप ऑफलाइन में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेलेन नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है? तो हेलेन नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हेले क्या होता है या धूमकेतु ही क्या होते हैं। ठीक है, तो जो अपना सौरमंडल है, ठीक है, उसके छोर पर, जैसे सारे ग्रह तो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं किसकी? सूर्य की। ठीक है, तो सौरमंडल के छोर पर जो छोटे छोटे अरबों में कुछ पिंड, छोटे छोटे पिंड मतलब एक साथ जुट में रहते हैं ना, उन्हीं को अपन कहते हैं धूमकेतु या पुच्छर तारे। ठीक है, ये सीधे सीधे गैस और धूल के ही संग्रह होता है जो एक साथ दिखता है। ठीक है, जो आकाश में एक लंबी चमकदार पूंछ जैसा दिखाई देता है, उन्हीं को अपन धूमकेतु कहते हैं। तो वैसा ही एक धूमकेतु है, उसको उन्होंने हेले दिया नाम, तो जो 76 वर्षों में दिखाई देता है। ये साइंटिस्ट लोगों को ये धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था, तो उनका अनुमान है कि यह धूमकेतु अब आगे 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पर चले। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति के बारे में कुछ बातें आप नोट कर लीजिएगा कि जो ये बृहस्पति है, ये अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में सबसे कम
मतलब सबसे कम समय 10 घंटे का समय लेता है और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन जो सूर्य की परिक्रमा करता है ना तो उसको 12 साल लगते हैं। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और इसमें बृहस्पति के बारे में नोट करने वाली बात है कि इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है या बृहस्पति का मतलब बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, गैनीमेड है जो बृहस्पति का उपग्रह है। लेकिन एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जो गैनीमेड है वो सारे ग्रहों के उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है। उसका कलर क्या है? इसका कलर है पीला। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? तो आंसर होगा इसका, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है। शनि के बारे में एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि जो शनि ग्रह है, इसके चारों ओर जो वलय मतलब रिंग टाइप के बने हुए हैं, जिनकी संख्या है 7। ठीक है। जो आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। और टाइटन जो इसका उपग्रह है शनि का, इसकी खोज हाइजन ने की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? इस ग्रह का नाम है अरुण। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने। ठीक है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। ठीक है। और यह यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। ठीक है। और अरुण का एक उपग्रह है जो सब साइज में थोड़ा बड़ा है, उसका नाम है टाइटेनिया। ठीक है। ये जो कुछ टॉप नोट्स हैं मैं बोलते जा रही हूँ, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में हरे रंग का ग्रह कौन सा है, जिसके चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस का बादल छाया हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में, रेलवे में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि हरे रंग का ग्रह कौन सा है। और इसका उल्टा पूछ लिया था कि मीथेन गैस का बादल कहाँ किस ग्रह पर है। तो ये याद रखना है, वो है वरुण, नेपच्यून। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जॉन गाले ने की थी। ठीक है। और इन उपग्रहों में इस ग्रह का उपग्रह कौन सा है? इसका है टीट्रॉन। ठीक है। नोट कर लेना आप इसको, टीट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? ठीक है। तो एक नोट कीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी एब जॉर्ज लेमेंथियर ने की थी। ठीक है। इसको ये बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है। एब जॉर्ज लेमेंथियर। ठीक है। इन्हीं ने बताया कि पृथ्वी कैसे बनी, कैसे प्लेटें खिसकी और ये सब। ठीक है। तो इन्होंने ही दिया था महाविस्फोटक सिद्धांत को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है। और हाँ, जो अपना विश्व मानचित्र है जो अपन पढ़ते हैं, वर्ल्ड मैप, वो किसने डिज़ाइन किया था, ये निर्माणकर्ता कौन है? तो ये भी आता रहता है, अनेक्सिमेंडर। ठीक है। ये भी आप नोट कीजिएगा। ठीक है। और हाँ, जियोग्राफिक जो ये अपन पढ़ रहे हैं जिस वीडियो को, उसके बारे में वो शब्द किसने दिया था? वो एरिस्टोनीज ने दिया था। ठीक है। छोटे छोटे से नोट से इनको आप लिखते हुए जाइएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं, आ भी सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपसौर। ठीक है। उपसौर अपसौर वो समझ गए ना आप लोग? तो हाँ, तो यही उपसौर जो अपसौर है, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उन्हें कहा जाता है, उसे कहा जाता है एप्साइड रेखा। ठीक है। एप्साइड रेखा कहा जाता है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर? 111 किलोमीटर है। ठीक है। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में देखा होगा कि आपने
कि जो बीच सेंटर से देखा जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और उसके 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा होती है उसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा अपने भारत से गुजरती है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अपना भारत किस साइड पड़ रहा है। अपना भारत भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ है, ठीक है, और 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ वो कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा गोरे क्या है, या सॉरी देशांतर रेखा कैसी होती है? तो देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में एक और डेफिनेशन नोट कर सकते हैं अपन कि अपना जो उत्तरी ध्रुव है और अपना जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, उनको मिलाने वाली रेखाओं को या उन मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को भी देशांतर रेखा कह सकते हैं, जो इनकी डिस्टेंस, इनकी लंबाई या लेंथ है वो बराबर होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बच्चा या ऑलमोस्ट 80% बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण के बारे में एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि जो जब सूर्य है और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो उसके जो किनारे किनारे का वो प्रकाशमान एरिया होता है उसको कहते हैं अपन सूर्य किरीट। उसी की वजह से सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर रोशनी रहती है, ठीक है। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि मैम सूर्य ग्रहण हो गया फिर भी अपने पृथ्वी पर रोशनी रहती है, अंधेरा नहीं होता, तो ऐसा कैसे? हाँ, तो वो रोशनी क्यों रहती है? उसी सूर्य किरीट की वजह से। उसे कोई सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में मानक समय रेखा कहाँ से निकलती है? तो भारत में मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से निकलती है, जो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। इसी से अपने यहाँ का टाइम जोन डिसाइड होता है। तभी अपन यहाँ से डिसाइड करते हैं कि दुबई में क्या टाइम चल रहा होगा, अमेरिका में क्या टाइम चल रहा होगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ऐसे मुझे जियोग्राफी के कई सारे पार्ट्स में वीडियो बनाने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो, अगर आपके लिए अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों।